नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं पुनः एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स का एक नए वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरे ट्यूब, कैथोड, एनोड के बारे में और कुछ MCQ देखेंगे। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहें और लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का टॉपिक्स एक्सरे ट्यूब के बारे में। माफ़ कीजिएगा, आज कैमरा हिलने के कारण बहुत परेशानी हुई रिकॉर्डिंग करने में, और जहां अच्छा ना देखें वहां जूम करके देख लीजिएगा। डायग्राम इसके लिए सॉरी। माध्यम से समझते हैं एक्सरे ट्यूब के बारे में। तो ये हमारा डायग्राम है एक्सरे ट्यूब का। अब इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या कंपोनेंट्स जो है रहता है। तो इसमें अगर हम देखेंगे प्रिंसिपल एलिमेंट, मतलब जो मुख्य रूप से एक्सरे ट्यूब का जो हमारा पार्ट आता है वो है ये एनोड है और ये कैथोड है। इसको एनोड बोलते हैं, इसको कैथोड बोलते हैं। कैथोड में ये देखिए फिलामेंट है, इस टाइप का रहता है। और ये आपका रोटर हो गया। ये एनोड को सपोर्ट में देने के लिए एक रॉड लगा रहता है, ये रोटर हो गया। ये जो है स्टेटर बाइंडिंग हो गया, ये मैग्नेट का काम करता है। स्टेटर होता है दोनों तरफ। और ये फोकसिंग कप हो गया, फिलामेंट के जो ऊपर रहता है। और फिलामेंट के पीछे ये आपका इसको सपोर्ट देने के लिए मोलिब्डेनम का ही रॉड लगा रहता है। इसमें केबल भी इनबिल्ट रहता है, हाई टेंशन केबल, जिसके थ्रू जो है करंट फिलामेंट में जाता है। और ये कैथोड और ये एनोड, ये जो है एक अंदर से एक ग्लास एनवेलप में बंद रहता है। इसी को पायरेक्स ग्लास कहते हैं या बोरोसिलिकेट ग्लास कहते हैं। ये ग्लास इन्वेलप होता है ताकि इसका कोई भी जो है ये वेपोराइज ना हो अलग। और ये आपका ऑयल रहता है, इसमें ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है। तो ये इन्वेलप जो है पायरेक्स ग्लास का होता है और इसे बोरोसिलिकेट ग्लास का भी यूज करते हैं। और चूँकि मॉडर्न ट्यूब में आजकल ये सिरेमिक भी यूज किया जाता है ग्लास के जगह, क्योंकि एवापोरेशन के कारण जो है ग्लास पर कुछ पार्टिकल्स जमा हो जाता है, वेपर जमा हो जाता है, जिससे बचने के लिए सिरेमिक का यूज किया जाता है। और ये आपका बाहर जो है ये लेड सील्ड है, मेटल का रहता है, लेड से सील्ड किया हुआ रहता है। और ये आपका एक्सरे विंडो हो गया, जिसके थ्रू एक्सरे बाहर आता है। ये आपका एनोड जो है जुड़ा रहता है, स्टेटर रोटर और ये स्टेटर जुड़ा रहता है इसमें इलेक्ट्रिक से। और इधर कैथोड में जो है लाइन देने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये है हमारा एक्सरे ट्यूब। ये रोटेटिंग एनोड ट्यूब का डिज़ाइन है, जिसको हम मॉडर्न रोटेटिंग एनोड ट्यूब भी कहते हैं। एक स्टेशनरी ट्यूब भी होता है। तो ये देखिए हमारा स्टेशनरी ट्यूब है। इसमें एक फिलामेंट होता है और इसके ऊपर एक फोकसिंग कप लगा होता है। ये आपका एनोड हो गया, सपोर्ट हो गया। ये एक ग्लास में बंद रहता है, वैक्यूम, इधर अंदर में वैक्यूम रहता है। यहाँ से फिलामेंट जब हॉट होगा तो यहाँ से जाएगा, यहाँ से एक्सरे निकलेगा। ये आपका स्टेशनरी ट्यूब हो गया। इस स्टेशनरी ट्यूब में एनोड जो है रोटेट नहीं होता है, घूमता नहीं है, बल्कि फिक्स रहता है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा और ये टारगेट को हिट करेगा और वहाँ से एक्सरे प्रोड्यूस होगा। ये स्टेशनरी ट्यूब का है। समय के साथ जो है ट्यूब में बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन हुआ, बदला भी।
पहले जो यूज होता था वो कोल्ड कैथोड ट्यूब था। के अनुसार देखें तो ट्यूब दो प्रकार का हो गया, एक कोल्ड कैथोड ट्यूब और दूसरा हॉट कैथोड ट्यूब। सॉरी, इधर लिख देते हैं। ये कोल्ड कैथोड ट्यूब जो है अर्ली टाइम में बहुत पहले यूज किया जाता था। इसको क्रूक्स ट्यूब भी कहा जाता है। क्रूक्स ट्यूब इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी सकता है कि क्रूक्स ट्यूब क्या है। इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि क्रूक्स ट्यूब जो है ये पार्शियली वैक्यूम ट्यूब था। पार्शियली वैक्यूम ट्यूब होता था। इसमें एक ग्लास में जो इलेक्ट्रोड होता है एनोड कैथोड को बंद कर दिया जाता था और उसमें एक बल्ब रहता था, जिसके बल्ब को जला करके अंदर बल्ब के अंदर का जो है एयर बाहर निकाल दिया जाता था, जिसके कारण वो वैक्यूम बन जाता था, क्रिएट करता था। लेकिन पूरी तरह से गैस बाहर नहीं निकल पाता था, थोड़ा बहुत उसमें गैस रहता था, इसलिए उसको पार्शियली वैक्यूम ट्यूब कहा जाता था। अब पार्शियली वैक्यूम ट्यूब में क्या था कि उसमें थोड़ा बहुत गैस रहने के कारण जब हाई वोल्टेज यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलता था तो ये गैस के एटम्स को आयनाइज कर देता था और आयनाइज होकर के ये एटम ग्लास पर जम करके काला कर देता था ग्लास को, और ट्यूब बहुत जल्दी फेल हो जाता था। इसलिए उसका यूज धीरे धीरे बंद हो गया और बाद में आया हॉट कैथोड ट्यूब। हॉट कैथोड ट्यूब क्या हुआ कि इसमें फिलामेंट को गर्म किया जाता है। थर्मियोनिक इमिशन के कारण जो है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और ये ग्लास को पहले से ही वैक्यूम रखा जाता है, और हॉट होने के कारण और भी वैक्यूम हो जाएगा, इसमें कोई भी गैस नहीं रहता है। ये कम्प्लीटली वैक्यूम ट्यूब होता है और थर्मियोनिक इमिशन के कारण जो है यहाँ से निकलता है इलेक्ट्रॉन और एनोड से टकरा करके एक्स-रे प्रोड्यूस करता है। तो ये आपका हॉट कैथोड ट्यूब हो गया। इसको दूसरे शब्दों में कोलिज ट्यूब भी कहा जाता है। यानी कोल्ड कैथोड ट्यूब का जो है क्रूक्स ट्यूब हो गया दूसरा नाम, और हॉट कैथोड ट्यूब का कोलिज ट्यूब हो गया। तो इस तरह से दो प्रकार का एक्सरे ट्यूब होता है। कैथोड ट्यूब का डिसएडवांटेज क्या है? तो पहला उसका डिसएडवांटेज था, जो हमें दिक्कत होता था कि MA एंड KVP ये दोनों जो है इंडिपेंडेंटली कंट्रोल्ड नहीं होता था। डू नॉट कंट्रोल इंडिपेंडेंटली। MA और KVP दोनों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते थे। और दूसरा कि कैथोड ट्यूब गर्म नहीं होता था। कैथोड ट्यूब हीट नहीं होता था, नॉट हीटिंग। नेक्स्ट है वो प्रेजेंस ऑफ ब्लैकनिंग। तीसरा जो है ग्लास ब्लैकनिंग। ब्लैकनिंग, ग्लास जो है ब्लैक हो जाता था। जितने भी पॉजिटिव आयन थे, जैसे गैस जब आयनाइज होता है तो गैस का कोई एटम जो है अलग होगा, तो कोई पॉजिटिव एटम बनेगा, कोई निगेटिव एटम बनेगा। तो जितने भी पॉजिटिव एटम है वो कैथोड पर और निगेटिव एनोड पर वो ट्रांसफ़र हो जाते थे, चिपक जाते थे। जो पॉजिटिव थे टू एनोड और पॉजिटिव जो है कैथोड पे और निगेटिव एनोड पे ये चिपक जाया करते थे, जिससे वो उनका क्षय हो जाता था, फिलामेंट का जल्दी ख़राब होता था।
और कुल मिलाकर के जो एक्सरे का जो एनर्जी है उसको कम कर देता था। अगला है डिक्रीज एनर्जी ऑफ एक्सरे। तो ये कुल 5 तरह का डिसएडवांटेज था कोल्ड कैथोड ट्यूब का, इसलिए अब कोल्ड कैथोड ट्यूब का यूज नहीं किया जाता है। इसके जगह पर अब मॉडर्न जो एक्सरे ट्यूब है उसमें हॉट एक्सरे ट्यूब यूज किया जाता है। हम लोग देखते हैं मॉडर्न एक्सरे ट्यूब के बारे में। एक्सरे ट्यूब मोटा मोटी हम लोग मॉडर्न एक्सरे ट्यूब तो देख ही लिए। अब इसके कंपोनेंट में देखते हैं। सबसे जो प्रिंसिपल मेन जो कंपोनेंट होता है वो कैथोड। अब कैथोड क्या होता है, तो जैसे ट्यूब में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं तो बता दिए। तो उसमें एक इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है और एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है। तो जो निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, कैथोड। कैथोड हमारा निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। अब इसमें क्या होता है कि एक फिलामेंट होता है, और अब तो इसमें मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में 2 फिलामेंट यूज करते हैं। कैथोड जो ट्यूब होता है इस तरह का, इसमें 2 फिलामेंट जो है यूज होता है। यहाँ पे रहेगा एक, यहाँ पे। तो कैथोड जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड है और इसमें फिलामेंट लगे होते हैं। फिलामेंट जो है टंगस्टन का होता है, टंगस्टन का होता है। और इससे जो एक्सरे निकलता है वो थर्मियोनिक इमिशन के प्रिंसिपल पे निकलता है, काम करता है। मतलब हम फिलामेंट को थर्मल एनर्जी देते हैं करंट के थ्रू, या फिलामेंट जो है हीट होता है और हीट होने के बाद यह इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है। हाई एनर्जी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोड्यूस करता है। और इसके नीचे, इसके ऊपर में जो है एक फोकसिंग कप लगा होता है। जैसे मान लीजिए जैसे ये कैथोड अगर हो गया इस टाइप का, तो अभी आपको बताए हैं ऊपर में ये आपका फोकसिंग कप हो गया। मतलब ये जो दिख रहा है ये फोकसिंग कप है जो मोलिब्डेनम का बना होता है। अब इसमें जो है करंट देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड का काम करता है, जो इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ ढकेलने का काम करता है। यह इलेक्ट्रॉन को एसिलरेट करता है ताकि इलेक्ट्रॉन जो है एनोड की तरफ मूव हो। तो ये आपका कैथोड है जिसमें वो हीट करने से इलेक्ट्रॉन निकलता है और फोकसिंग कप इसको एनोड की तरफ एसिलरेट करता है, भेजता है। और इसका ये 2 तार जो है सर्किट से जुड़ा होता है। अब बात है कि इसमें हम टंगस्टन ही क्यों यूज करते हैं। तो टंगस्टन जो है एक हाई एटॉमिक नंबर है। आप लोग जानते होंगे टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 74 होता है। टंगस्टन एक हाई एटॉमिक नंबर है, हाई एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है। और इसका जो गलनांक जो है टेम्परेचर वो भी बहुत हाई होता है, क्योंकि जब हम इसमें करंट देते हैं फिलामेंट में तो फिलामेंट का टेम्परेचर जो है बहुत बढ़ जाता है। एक्सपोजर के टाइम लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास, 2500 के आसपास बढ़ जाता है। तो इतना हाई टेम्परेचर को सहन करने वाला एलिमेंट भी होना चाहिए। तो उसी टाइप का ये है हाई एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर 74 है, टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक जो है आपको पता होगा, इसका गलनांक 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 3370 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 3370 डिग्री टेम्परेचर अगर होगा यानी 3000 से ऊपर जाएगा तभी ये मेल्ट होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट 3370 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब ये हाई हीट को जो है बर्दाश्त कर सकता है, कैपेबल होता है। ये फिलामेंट जो है, फिलामेंट का डायमीटर
क्या होता है 0.2 mm। इसका डायमीटर जो है 0.2 mm होता है। मतलब बहुत ही टंगस्टन का बहुत जो है फाइन तार बना सकते हैं, इसीलिए इसका ये 0.2 mm इसका डायमीटर होता है, मोटाई होता है। और इसका लेंथ जो है 1 सेंटीमीटर लेंथ यूज होता है। लेंथ कितना होता है 1 सेंटीमीटर। ये टंगस्टन का डायमेंशन है। और चीज़ है कि इसका टंगस्टन का ही यूज क्यों करते हैं हम फिलामेंट के रूप में, तो उसका जवाब हो गया वही कि ये टंगस्टन जो है इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। 3370 डिग्री तक का टेम्परेचर जो है बर्दाश्त कर सकता है। टंगस्टन जो है हाई टेम्परेचर पे एक स्टेबल इलेक्ट्रॉन निकालने में सक्षम होता है, इसके कारण भी इसका हम टंगस्टन का यूज करते हैं। और इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत लंबा लाइफ होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसको हम फाइन थ्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल पतला धागा जैसा फिलामेंट वगैरह बना सकते हैं। और इसका लाइफ बहुत लॉन्ग होता है, इसलिए इसका यूज हम फिलामेंट के रूप में करते हैं। और इसमें कुछ एक्सरे ट्यूब है जिसमें 2 mm तक का भी फिलामेंट यूज होता है। जनरली 1 mm का यूज होता है, लेकिन आजकल जो मॉडर्न हैवी जो एक्सरे मशीन आ रहा है उसमें 2 mm तक का फिलामेंट यूज होता है। अब हम लोग बात करते हैं एनोड का। तो ये हमारा एनोड है, आप देख रहे हैं ये एनोड है। एनोड जो है ये टंगस्टन का ही बना होता है। एनोड जिसको हम टारगेट भी बोलते हैं, ये टंगस्टन का ही बना होता है। और आजकल मॉडर्न एक्सरे ट्यूब में जो है टंगस्टन में क्रैक से बचाने के लिए हेरेनियम को 5 से 10% मिक्स किया जाता है, ताकि इसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाए, ये मजबूत हो जाए और क्रैक जैसी समस्या ना हो। अब इसमें एनोड में जो पार्ट होता है ये टंगस्टन टारगेट होता है। इसके पीछे जो है मोलिब्डेनम का रॉड लगा होता है जो उसको सपोर्ट प्रदान करता है, और एक रोटर लगा होता है ये मोलिब्डेनम के रॉड में, और उसके दोनों ऊपर नीचे दोनों तरफ एक स्टेटर होता है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके इसको घुमाने का काम करता है। अब एनोड में भी हम टारगेट के रूप में, एनोड के रूप में हम टंगस्टन का यूज क्यों करते हैं तो उसको देखते हैं। जब हाई वोल्टेज इलेक्ट्रॉन कैथोड से आकर के एनोड में जब टकराता है तो एनोड का टेम्परेचर भी बहुत हाई हो जाता है। तो हाई टेम्परेचर को, हाई हीटिंग को बर्दाश्त करने के लिए ये बहुत सूटेबल एलिमेंट है हमारा टंगस्टन। इसलिए हम एनोड के रूप में टंगस्टन का यूज करते हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी हाई है, और हाई एटॉमिक नंबर है तो ये जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का एनर्जी जो है वो ज़्यादा ट्रांसफ़र करेगा और एक्सरे ज़्यादा निकलेगा। और इसके पास हाई थर्मल कंडक्टिविटी का भी प्रॉपर्टीज़ होता है टंगस्टन के पास। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन जब हीट करता है टंगस्टन को, तो टंगस्टन बहुत ज़्यादा हीट होगा, तो इस हीट को ट्रांसफ़र करेगा। अगर ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो इसमें दिक्कत आ सकती है ना, इसलिए इसको ट्रांसफ़र करना पड़ता है। पीछे जो सपोर्ट में लगा होता है कॉपर का या मोलिब्डेनम का, उसको ट्रांसफ़र करता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर बहुत जल्दी डाउन होता है। तो इसलिए हम हाई ये हीट कंडक्टिविटी है टंगस्टन का, इसलिए हम टंगस्टन का यूज करते हैं। दूसरा है लो वेपर प्रेशर इवन एट हाई टेम्परेचर सो दैट एटम्स आर नॉट बिल्ड एट इट्स सरफेस। कह रहा है कि ये जो है लो वेपर प्रेशर इसमें होता है, मतलब ये वेपोराइज बहुत कम होता है, जिसके कारण जैसे आप देख रहे थे कोल्ड कैथोड ट्यूब में वेपोराइज होकर के, आयनाइज होकर के काला काला जम जाता था ग्लास के चारों तरफ, तो ये वेपोराइज कम होता है, जिसके कारण ये काला काला नहीं जमेगा, तो हमारा ट्यूब लॉन्ग लास्टिंग करेगा। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी इसका काफ़ी मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण इसको पीट करके टंगस्टन को फाइन पतला प्लेट में बना सकते हैं,
जो टारगेट के रूप में बनाया जाता है। अब एनोड में भी दो तरह का था, स्टेशनरी एनोड और रोटेटिंग एनोड। अर्ली टाइम में स्टेशनरी एनोड ही यूज होता था और ये आजकल मॉडर्न XA2 में रोटेटिंग एनोड यूज होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो देखिए स्टेशनरी एनोड में क्या होता था कि जैसे ये आपका फिलामेंट हो गया और ये आपका ये टारगेट हो गया, यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, हिट करके एक्सरे निकाल रहा है। तो स्टेशनरी एनोड में क्या होता है कि ये टंगस्टन का बॉटम, मतलब बहुत छोटा पार्ट जो है टंगस्टन का डिस्क, ये कॉपर के बॉडी में धंसाया हुआ रहता था, उसी में ये पुटअप किया हुआ रहता था, जिसके कारण जब टंगस्टन बहुत ज़्यादा हीट होता था तो ये हीट किसको ट्रांसफ़र करेगा, कॉपर को। और कॉपर भी गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का। तो ये ग्लास आपका इन्वलप में अगर बंद है तो ये हीट जो है इधर ट्रांसफ़र करना पड़ता था, जिसके कारण मशीन ट्यूब जो है गर्म हो जाता था। तो इस हीट को डिसिपेट करने के लिए, हीट डिसिपेशन की समस्या से बचने के लिए यहाँ पे एनोड रोटेटिंग एनोड लाया गया। रोटेटिंग एनोड में क्या होता है कि ये बॉटम नहीं होता है, एक्सरे ट्यूब का ये बॉटम नहीं होता है, बल्कि ये पूरा एनोड से ही ये टंगस्टन से ही बनाया जाता है एनोड। और क्रैक को बचाने के लिए उसमें 5 से 10% रेनियम मिलाया जाता है। और इसके पीछे का भाग जो है कॉपर की जगह मोलिब्डेनम लगा होता है, जो कॉपर की अपेक्षा मोलिब्डेनम में जो है हीट सहने की क्षमता ज़्यादा होता है, और जो ये रोटर से लगा होता है। और इसको घुमा करके जब ये मूव करता है तो हीट डिसिपेट करने में भी, हीट को भी कम करने में सहायता मिलता है। इसलिए स्टेशनरी की जगह रोटेटिंग एनोड ट्यूब यूज किया जाता है। तो ये हमारा एक्सरे ट्यूब था, जिसे मेजर जो कंपोनेंट होता है वो मेन कैथोड और एनोड, जिसके बारे में हम जान लिए। अब इसमें जो और इसके जो पार्ट लगे होते हैं, जैसे रोटर, स्टेटर, ये कॉपर बाइंडिंग का ट्रांसफार्मर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए यूज होता है। और ये कूलेंट विथ एक्सपेंस, कूलेंट के रूप में जो ये पायरेक्स ग्लास का जो ग्लास एनवेलप होता है, ये सिर्फ कैथोड और एनोड को सील किए हुए रहता है, जो उसको वैक्यूम प्रदान करता है, इवैक्यूएटेड एरिया। और जब एक्सरे इससे निकलता है उसके बाद ये इसमें ऑयल भरा होता है ये पूरा, और ये मेटल ग्लास से एनवेलप रहता है, मेटल से ये पूरा बंद रहता है, जिसको क्या है, लेड मेटल से। आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें एक विंडो होता है जिसके थ्रू एक्सरे निकलता है। ये मेटल कवरेज है, इसके अंदर में लेड का लेयर लगा होता है ऐसे हर जगह, ताकि जब एक्सरे प्रोड्यूस होता है तो सिर्फ इधर ही नहीं निकलता है, ये पूरा इधर 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 सबसे निकलेगा, कहीं भी निकल सकता है। तो इधर उधर जो स्कैटर्ड होता है रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, उसको जो है इसके वाल पे जो लगा होता है लेड, वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और इस विंडो से, जो यहाँ ग्लास का विंडो एक लगा होता है, उसी विंडो से जो है एक्सरे निकलता है। इस कोलीमीटर लगा होता है यहाँ पे, एक कोलीमीटर के थ्रू हम ये रेडिएशन एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं, कम बेसी कर सकते हैं। तो ये आपका एक्सरे ट्यूब था। अब इस पर हम लोग चलिए कुछ देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। 10-12 MCQ मैं लाया हूँ एनोड के ऊपर ही। तो
चलिए आज का ये पहला क्वेश्चन है और हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज KeV स्टैंड फॉर। KeV आप लोग फर्स्ट दिन से पढ़े होंगे, सुने होंगे कि एक्सरे में जो है एक्सरे का वेवलेंथ जो है 0.1 से 0.5 एंगस्ट्रॉम होता है। इसका एनर्जी जो है 25 KeV के आसपास होता है। तो KeV क्या है? KeV का जो फुल फॉर्म वो क्या होता है? इसमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है किलो एनर्जी वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगला है किलो काइनेटिक एनर्जी वोल्ट और अगला है काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी। ये चारों में से कौन इसका जवाब होगा? आप लोग दिमाग में सोचिए और लिखते जाइएगा। जितना सही होगा कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर है बी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। KeV का फुल फॉर्म किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है मास इज नॉट ए प्रॉपर्टीज ऑफ। नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें बताना है कि किसका प्रॉपर्टीज जो है मास नहीं है। एक्सरेज का, बीटा पार्टिकल का, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन्स। चलिए बताइए आप लोग। न्यूट्रॉन्स देखिए, न्यूट्रॉन्स में भी भार होता है। एक एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को जोड़ करके ही बोलते हैं, तो इसमें भार होता है। अल्फा पार्टिकल जो है हीलियम 4 के बराबर होता है, इसमें भी पार्टिकल हुआ। बीटा पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन बीम ही होता है पार्टिकल, इसमें भी वेट होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा एक्सरे। एक्सरेज का मास नहीं होता है, मास इसका प्रॉपर्टीज नहीं है, इसमें कोई वेट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सरेज एंड गामा रेज आर ए फॉर्म ऑफ। एक्सरे और गामा रे जो है क्या है दोनों? ऑप्शन है लाइट पार्टिकल रेडिएशन, सी है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और बोथ बी एंड सी। चलिए जल्दी से आप लोग सोच लीजिए, ये तो बहुत आसान है। एक्सरेज और गामा रेज जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है with reference to the interaction of cathode anode what percentage of typically heat occurs। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, सब कुछ जानते होंगे आप लोग। बोल रहा है कि जब एक्सरे कैथोड से इलेक्ट्रॉन जब एनोड से टकराता है कैथोड से चलकर, तो इलेक्ट्रॉन का कितना % एनर्जी जो है कन्वर्ट होता है हीट में। तो ये आप लोग देख सकते हैं, डी आंसर हो जाएगा 99%। 99% जो है हीट में कन्वर्ट होता है और 1% एक्सरे में। और वो भी ये 1% जो है 100 kVp पे करेंगे तब। अगर 70 kVp पे कर रहे हैं लगभग, तो 0.5% ही एनर्जी कन्वर्ट होता है एक्सरे में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। चलिए, बाय विच मटेरियल्स एक्सरे ट्यूब एनवेलप इज मेड ऑफ। एक्सरे ट्यूब का जो एनवेलप है वो किस मटेरियल से बना होता है? यहाँ इनर एनवेलप का बात किया जा रहा है, जो एनोड और कैथोड को इवैक्यूएट करता है। पायरेक्स ग्लास, बेरियम ग्लास, लीड, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा पायरेक्स ग्लास। इस पायरेक्स ग्लास की जगह पर बोरोसिलिकेट ग्लास भी हो सकता है और सिरेमिक भी यूज होता है, लेकिन ये बेरियम ग्लास नहीं होता है और लेड नहीं होता है। लेड जो है ये मेटल जो इन्वेलप होता है बाहर, उसके वाल पे लगाया जाता है ताकि वो एक्सरे को जो इधर उधर एक्सकैटर्ड होता है एक्स रेडिएशन उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो ये इन्वेलप पायरेक्स ग्लास का बना होता है या बोरोसिलिकेट ग्लास का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मटेरियल इज यूज्ड इन कैथोड फिलामेंट। कैथोड का फिलामेंट बनाने के लिए हम
कौन सा मटेरियल यूज करते हैं? टंगस्टन, मोलिब्डेनम, रोनियम, थोरियम। ये तो बहुत आसान है, इसका सही आंसर हो जाएगा टंगस्टन। टंगस्टन काफ़ी फिलामेंट होता है जिसका डायमीटर 0.2 mm होता है और लेंथ 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बाय विच मटेरियल फोकसिंग कप इज मेड ऑफ? फोकसिंग कप क्या होता है? फिलामेंट के ऊपर बना होता है जो फिलामेंट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को एनोड की तरफ एसिलरेट करता है। तो वह किस मटेरियल का बना होता है? ऑप्शन है हमारा टंगस्टन, मोलिब्डेनम, रोनियम, थोरियम। तो इसका सही आंसर है बी, मोलिब्डेनम। हमारा फोकसिंग कप जो है मोलिब्डेनम का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन कैथोड एंड एनोड? ये पिछले क्लास में ही वाले वीडियो में बताए थे। ये जो एनोड और कैथोड के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 1 to 3 सेंटीमीटर होता है। सी हो जाएगा इसका आंसर। कुछ और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्यूरेट रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मिली एम्पियर एंड एक्सपोजर टाइम टू मेंटेन एक्सपोजर टू द इमेज रिसेप्टर? कह रहा है कि इमेज रिसेप्टर पे जो एक्सपोजर जाता है उसके रेफरेंस में एम एंड एक्सपोजर टाइम सेकेंड में क्या रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट, इन्वर्स और इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, इन्वर्सली प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है कि रेडियोग्राफिक इमेज हैज एक्सेसिव डेंसिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट करेक्टिंग द एक्सपोजर एरर? कह रहा है कि जो फिल्म निकल रहा है उसमें डेंसिटी बहुत सारा आ रहा है, इमेज हल्का फुल्का, तो उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? KVP को 50% डिक्रीज कर देंगे, इंक्रीज MAS बाई 15%, डिक्रीज MAS बाई 50% और डिक्रीज मिली एम्पेयर सेकेंड बाई 15%। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डिक्रीज MAS बाई 50%, मतलब MAS को आधा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट एक्सपोजर फैक्टर अफेक्ट बोथ द क्वालिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सरे बीम? एक्सरे बीम के क्वालिटी और इंटेंसिटी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? KVP, SID, MA और फोकल स्पॉट साइज। जहाँ SID सोर्स टू इमेज डिस्टेंस हो गया, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, KVP। KVP जो है, KVP बढ़ाते हैं तो एक्सरे का जो है एनर्जी बढ़ जाता है और इस तरह से उसका इंटेंसिटी भी बढ़ जाता है। तो ये एक्सरे बीम का क्वालिटी बढ़ाने के लिए KVP अफेक्ट करता है। KVP बढ़ाएंगे तो क्वालिटी बढ़ेगा, KVP घटाएंगे तो क्वालिटी घटेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाई किलो वोल्टेज? इसमें से कौन जो है किलो वोल्टेज के द्वारा अफेक्ट नहीं होगा? कैम्पटन इंटरेक्शन, स्पाइटल रिजोल्यूशन, फिल्म डेंसिटी और रेडिएशन क्वांटिटी। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इंटरेक्शन तो KVP अफेक्ट करता है इसको, फिल्म डेंसिटी भी KVP से अफेक्ट होगा, रेडिएशन क्वांटिटी भी अफेक्ट होगा। तो इससे KVP का कोई इफेक्ट जो है बी, स्पाइटल रिजोल्यूशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
कह रहा है कि इंक्रीजिंग द एमएएस हैज़ खाली स्थान इफेक्ट ऑन ब्राइटनेस डिस्प्लेड ऑन डिजिटल इमेजिंग। कह रहा है कि एमएएस को अगर हम बढ़ाते हैं तो ब्राइटनेस पर क्या असर पड़ेगा, कोई असर पड़ेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नो, कोई असर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड मेंटेन रेडिएशन एक्सपोजर टू द इमेज रिसीप्टर व्हेन द किलो वोल्टेज इज डिक्रीज्ड बाय 15%। अगर किलो वोल्टेज को हम 15% डिक्रीज कर देंगे और वही एक्सपोजर हमको मेंटेन करना है तो क्या करना होगा? इंक्रीज एमएएस बाय 15%, इंक्रीज एमएएस बाय 50%, कि डबल द एमएएस, कि हाफ द एमएएस। तो ये आप लोग को एक बार ये, अगर हम किलो वोल्टेज में 15% चेंज करते हैं डबल द एमएएस, अगर हम किलो वोल्टेज को 15% इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो एमएएस को डबल कर देंगे तो एक्सपोजर पे ज़्यादा मतलब मेंटेन हो जाएगा वो रेडिएशन एक्सपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए क्वालिटी इमेज इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग 70 kbp एंड 25 mAs at a 40 inch source to image distance. What calculated change in the exposure technique is necessary to maintain radiation exposure to the image receptor when the SID is increased 56 इंच। कह रहा है कि अगर 70 kbp है और 25 mAs पे 40 इंच सोर्स टू इमेज डिस्टेंस पे हम एक्सरे कर रहे हैं। अगर इमेज डिस्टेंस को, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस को हम 56 इंच कर देंगे तो इसमें क्या चेंजिंग करेंगे कि एक्सपोजर रेडिएशन मेंटेन रहे। तो यहाँ डिस्टेंस चेंज कर रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमएएस को भी डबल करना पड़ेगा। तो 70 kbp सेम रहेगा, एमएएस डबल, ये सी सही हो जाएगा आपका। मिली एम्पियर पर सेकंड जो है डबल कर देंगे, 25 से 50 कर देंगे तो एक्सपोजर मेंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विदाउट एक्सपोजर टेक्निक कंपेंसेशन इंक्रीजिंग द OID बाय 4 इंच फॉर द नी फिल्म इमेज वुड। कह रहा है कि एक्सपोजर टेक्निक कंपनसेशन के बिना, माने एक्सपोजर में कोई चेंजिंग नहीं करना है, अगर ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस को 4 इंच बढ़ाना है ऑब्जेक्ट से इमेज डिस्टेंस को, तो क्या करना होगा? इंक्रीजिंग मैग्नीफिकेशन, डिक्रीज डेंसिटी, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, क्या करना होगा बताइए? 1 और 2 सही है कि 2 और 3, कि 1 और 3, कि 1, 2 और 3 सब सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 सब सही है। मैग्नीफिकेशन इंक्रीज करना होगा, मैंने कोलीमीटर से ज़्यादा करना होगा उसको, और डिक्रीज डेंसिटी को डिक्रीज करना होगा, और इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाना होगा। तो ये आज का सेशन समाप्त होता है। आज इतना ही। हम लोग एक्सरे ट्यूब के बारे में जाने, एनोड कैथोड के बारे में जाने, एनोड कैथोड में टंगस्टन का यूज क्यों होता है ये जाने, और कुछ MCQ क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग देखें। आप इसे बार बार देख करके आप रिवाइज कीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आता है, और मैं जितना भी क्वेश्चन MCQ बता रहा हूँ सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। जो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो कहीं कहीं दूसरे स्टेट में पूछा जा चुका है, और आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा, लिमिटेड है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ, एक ज़रूरी बात, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक और शेयरिंग हमें और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। धन्यवाद, थैंक यू।